अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, साबिक DGI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई और तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार उनको करार दिया गया है और अभी मज़ीद कार्रवाई जारी है। उनके जो सियासी मामलात हैं, जो इंतशारी मामलात हैं, उस हवाले से अभी मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत और इत्तेहादी इसे तारीखी फ़ैसला करार दे रहे हैं, जबकि PTI ने यानी कि वज़ीर आला KP ने इसे इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। फैसल वाडा ने कहा है कि ये इब्तदा है, 9 मई केसेस अभी बाकी हैं। जिस सियासी पार्टी ने यह किया उसका फैसला नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने फैज़ हमीद के फैसले और बानी PTI बारे क्या कहा है, आपको पहले हम वो सुनाते हैं। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पर भेज भी जाता था और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। वो इसी भी निकाल देगा, वो फलां कर देगा, वो फलां कर देगा। उन्होंने ये हमारी सियासत में और फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ उन एक्शंस का ना सिर्फ जवाब देना पड़ा, बट अब वही उसी किस्म की मुश्किल आज भुगत रहे हैं। मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में के साथ साथ एक ये जनरल फैसला। ये आपने गुफ्तगू सुनी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की सवाल है तो इस पे कोई बाकायदा डिस्कशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के दरमियान तो नहीं हुए हैं। हालात जो बनते जा रहे हैं, ये सिमत पे खास तौर पे पख्तूनख्वा की सियासत, मगर जो PTI की सियासत जिस तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो सख्त इक़दामात ले, मगर उस पर कोई बाकायदा डिसीजन या डिस्कशन अभी तक नहीं। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडयाला जेल गए मुलाकात के लिए बानी PTI से और 10वीं मरतबा भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। वो कह रहे थे कि हमारा वक्त आएगा तो हिसाब बराबर करेंगे। ये मेरी 10वीं दफा है कि मैं अडयाला जेल आ रहा हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने हयात इख्तिदार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाज होगा कि फलाना ये है और फलाना वो है। तो इंशाल्लाह फिर जो है इसका हिसाब किताब रखा जाएगा। साहिब इख्तियार जो भी है, अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है और हम जो है साहिब इख्तियार हैं और हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो ये पाकिस्तान हमारा है, हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक। ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना। हमारा मुल्क है, हम जब चाहे बैठ सकते हैं, जिधर चाहे बैठ सकते हैं। हमारे लीडर ने अपने ट्विटर के जरिए जो हमारे लोग उनसे मिलते हैं उनके जरिए बताया कि उन्होंने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा नासिर साहब और हमारे महमूद अचकज़ई साहब और एहतजाज का हक भी उनको दिया है। हमारी तमाम लीडरशिप और हमारे तमाम कारकुन उनके हर फैसले का खैर मकदम करेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी रान साहब, आज बड़ा तारीखी फ़ैसला आया, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला, इसका इंतज़ार था और वो फ़ैसला आ गया है, लेकिन अभी मामला रुका नहीं है। पिक्चर अभी वो कह रहे हैं कि बाकी है। जो आखिरी पैराग्राफ अगर हम उसका पढ़ें ना, जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, क्या देख रहे हैं आप? अगली बारी किसकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं, सलूट है पाकिस्तान के उस अदारे को जिन्होंने खुद एहतसाबी के अमल में आज एक मिसाल कायम की और एक ताकतवर तरीन शख्स को उस एहतसाब के करे निज़ाम से निकाला, उसको सज़ा दी जिसके मतलब कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकते जी। देखिए, उस अदारे ने तो साबित कर दिया, उस अदारे ने सजा दे दी, उस अदारे ने ये चीजें क्लियर कर दी कि कोई भी कुछ करेगा, कोई भी सियासी लोगों के मामलात में अमल दखल देगा, जो लिखा हुआ है, हाँ जी ऐसी है, जो भी किसी को नाजायज तंग करेगा, जो पाकिस्तान के या कोई अहम तरीन जो राज है उसको दीगर मामलात पे खुल के उन्होंने कहा और सजा देकर एक रवायत कायम कर दी। इस सजा को कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, मैं तो सलूट करता हूं उन तमाम तबकात को, उन तमाम लोगों को जो इस तफ्तीशी अमल में शामिल थे और उन्होंने
एक शफाफ तरीके से इस अमल को जामे तकमील तक पहुंचाया। जी, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। जब किसी ताकतवर को सज़ा मिलती है ना, तो असल इंसाफ का निज़ाम उस वक्त देखा जाता है, असल इंसाफ उस वक्त नजर आता है। ये नजर आ गया। अब मेरा एक सवाल है जी, क्या फैज हमीद अकेला था? तो जवाब आएगा नहीं। क्या फैज हमीद के अलावा, मैं अब मैं उस सर्कल से बाहर नहीं कर रहा हूं, मैं निकल जाता हूं बाहर इस चीज से, फैज हमीद से। यह थी एक अफवाज पाकिस्तान का मामला, उन्होंने सजा दे के साबित कर दिया। क्या मेरे मुल्क के अंदर भी ऐसा होगा? क्या मेरे मुल्क के अंदर इस मुल्क का पैसा लूटने वाले, इस मुल्क के अंदर जालसाजी से लोगों के वोट हासिल करने वाले, इस मुल्क के अंदर पैसा लेकर, इस मुल्क का, आपका, मेरे टैक्सों का पैसा लेकर बैरूने मुल्क में अपने कारोबार करने वाले, इस मुल्क के अंदर जब जिसकी हुकूमत हो वो दूसरे के खिलाफ मुकदमात बना दे, और जब उनकी सुलह हो तो वह मुकदमात बेबुनियाद हो जाए। इस मुल्क में डॉलर उस पोजीशन पे चला गया कि हमारा रुपया अफगानिस्तान से भी नीचे आ गया, हमारा रुपया बांग्लादेश से भी नीचे आ गया, हमारा रुपया श्रीलंका से भी नीचे आ गया। इसके जुम्मेदारों को कौन सजा देगा? अभी तो 9 मई वालों को देंगे सर जी, अभी तो 9 मई वालों को सर देंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं अभी ना 9 मई की बात कर रहा हूं, ना मैं 11 मई की बात करूंगा, ना मैं 26 नवंबर की बात करूंगा। मैं करूंगा कि एक शख्स को, ताकतवर तरीन शख्स को फौज ने सजा देकर साबित कर दिया कि इंसाफ ये होता है। तो हमारे बाकी जो सिविलियन अदारे हैं, जिन्होंने जो अदालतें हैं, ये जो सियासतदान है, ये भी ये कोई मिसाल कायम करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मिसाल कायम करें और यहां पर यह साबित हो कि भाई किसने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, किसने इस मुल्क के साथ गनौना खेल खेला है, वो कौन कौन से सियासतदान है जिनकी बैरूने मुल्क जायदादें हैं, वो कौन कौन से सियासतदान है जिनकी सरमायाकारी बैरूने मुल्क है, वो कौन कौन से सियासतदान है जो जब वक्त भी आता है, इक्तदार आता है तो उनके लिए ये पाकिस्तान अजीज है, इक्तदार खत्म होता है तो उनके लिए कोई और मुल्क अजीज है। वो कौन कौन से सियासतदान है? क्या हम कभी उनका करेंगे? क्या इस मुल्क का, देखें, इस मुल्क का रुपये की कदर आपने और मैंने नहीं गिराई, इस मुल्क में रहने वाले 24 करोड़ अवाम ने नहीं गिराई। यहां पर इक्तदार में रहने वाले 24, 25, 26, 28, 30 के 40 अफराद ने गिराई है। इस मुल्क के अंदर ये जो तबाही, मुआशी तबाही हुई है, ये आपने मैंने नहीं की, ये तबाही करने वाले वो सियासतदान हैं जिनको पूछता कोई नहीं। इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत, मुआशी अदम इस्तेहकाम, इस मुल्क के अंदर हड़तालें, इस मुल्क के अंदर आम आदमी का जीना महाल होना, इस मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम नाकाम होना, इस मुल्क के अंदर सेहत का निज़ाम उस तरह ना होना, ये आपने मैंने नहीं किया, 24 करोड़ अवाम ने नहीं किया, 24 या 25, 26 या 28 लोगों ने या 30 लोगों ने किया है। फौज ने अपना काम कर दिया। अब हम सियासतदान जो जिनकी तरफ देख रहे हैं, जो इक्तदार में बैठे हैं, जो पोजीशन में बैठे हैं, उन्होंने कब करना? ठीक है रान साहब, इसी हवाले हम एक चीज पे ना सुबह से लगे हुए, मैं देख रहा हूं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करके जरा उनका एहतसाब भी करना चाहिए जो नहीं एहतसाब कर रहे। यही बात करनी है कि अब अगली एहतसाब की बारी है किसकी? जी साकिब साहब, ये फैज़ हमीद साहब का जो फैसला आया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे? दूसरा, इमरान खान साहब पर भी कोई मिलिट्री ट्रायल के बादल मंडलाने लगे? एक तो जो पाक फौज की जानिब से जो खुद एहतसाबी में अपने ही एक एक्स जो स्पाई मास्टर हैं, एक्स साबिक चीफ हैं ISI के, उनको सज़ा देना, उनका एहतसाब करना, उनका ट्रायल करना मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में एक गैर मामूली फ़ैसला है, गैर मामूली दिन है आज का, अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो ISI चीफ़ हैं उनके पास बहुत इख्तियारात भी होते हैं और बहुत वसी पैमाने पर वो चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं। तो इस तनाजुर में
जो फैज़ हमीद का जो ट्रायल है तकरीबन 15 माह चला और उसके बाद फैसला जो है वो दिया गया है और इनको अपनी पसंद का वकील भी दिया गया और इनका ट्रायल में भी मुकम्मल तौर पर इनको हक़ समात भी दिया गया। अब इनका मामला फर्दर जो कोर्ट ऑफ अपील है विद इन मिलिट्री कोर्ट्स, वहाँ पे जाना है। जो आपका सवाल है ये बहुत अहम है और इस पे बड़ी बहस भी हो रही है और बहस और इस पे डिस्कशन की वजह ये है कि जो DGISPR है उनकी जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें एक जगह तो ये कहा गया है कि ये सियासी मामलात हैं उनके हवाले से भी उनको सज़ा जो दी गई है वो उसमें भी शामिल है, लेकिन मज़ीद आखिरी जो लाइन है वो इंतशार जो सियासी शरंगेज़ी या इंतशार की बात करती है कि उससे मुतल्लिका जो चीज़ें हैं वो अभी देखी जा रही हैं। अब इसमें सवाल जो उठता है, जो हुकूमत वक़्त ख़ास तौर पर जो वफाकी वज़रा हैं वो बड़े खुल के इस पे उन्होंने बात की है और बात कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह जैसे वज़ीर जो है वो ये बात कर रहे हैं। मेरे लिए कदरे हैरानगी भी थी, लेकिन वो खुल के बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अगरचे जो DGISPR की प्रेस रिलीज या ऑफिशियली कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं हुई। अब अगर 9 मई का जो मामला है ये इसकी तहकीकात होती हैं और जो आखिरी लाइन है उसका मतलब 9 मई ही है, तो उसमें फिर ये देखा जाएगा कि फैज़ हमीद और इमरान खान उनके दरमियान को नेक्सस था या नहीं था, उसके कितने सबूत शवाहिद हैं और उसके बाद चीजें जो है पता चलेंगी। और अगर वो होता है तो फिर वो फ्रेश ट्रायल होगा, क्योंकि ये जो ट्रायल था इस ट्रायल में जितने इल्जामात थे उसका ट्रायल होने के बाद फैसला आ चुका है। वो फ्रेश फिर चार्ज फ्रेम और सारे मामलात होंगे और उसमें फिर डिसाइड होगा कि इमरान खान साहब को उसमें वो लाना है उन्होंने या नहीं लाना। अभी तक कोई किसी तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, वो साकिब साहब आखिरी लाइन ये कहती है कि वो जो मैटर्स हैं, मतलब कि एंड सर्टेन अदर मैटर्स इज सेपरेटली बीइंग डेल्ट विद, वो इस वक्त कार्रवाई उसके ऊपर यानी कि जारी है। यानी कि सियासी अनासर के साथ गठजोड़ के जरिए सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने समेत बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम की शमूलियत के हवाले से अलग से कार्रवाई जारी है, कार्रवाई चल रही है। अलग ट्रायल तो फिर शायद इसके नया शुरू तो नहीं होगा। वो नहीं, कार्रवाई जो आप कह रहे हैं, जो कार्रवाई चल रही है वो तहकीकात की हद तक कार्रवाई जो है वो चल रही है। हम अपने सुनने वालों को सिर्फ बता दें कि ये सियासी अदम इस्तेकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्विस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। वो जो देखे जा रहे हैं मतलब है कि तहकीकात हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। बिल्कुल ठीक। तहकीकात और इंक्वायरी इसलिए की जाती है कि ये केस ट्रायल में चलाना है, चल सकता है, सबूत उसके इतने हैं या नहीं है, फिर वो उसके बाद डिटरमिन होता है, उसके बाद फिर ट्रायल होगा अगर वो बिल्कुल ठीक है कि बात क्लियर हो गई जी, जरूरत है। ठीक है जी। अच्छा रान साहब, बिलावल भुट्टो साहब पंजाब के दौरे पर हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा नज़र आ रहा है और बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि पंजाब के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने चीज़ें खो दी थी किसी हद तक उनको वापस स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब 2 उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक चिन्योट वो गए हुए थे, गवर्नर राज के हवाले से उन्होंने बात की है कि बाकायदा डिस्कशन तो नहीं हुई लेकिन PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन मौजूद है। और दूसरी चीज़ जो वो बात कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा ये जो मुआशी मसाइल है ना उनका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं इस्लामाबाद के। मुझे हंसी आई, उन ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर कौन देते? वो ब्यूरोक्रेट्स किस किस के दौर में थे? हर दौर में ही होते हैं ब्यूरोक्रेट्स तो रहते हैं। क्या किसी ने उस पर बिलावल साहब ने हाथ डाला? क्या सिंध में बिलावल साहब ने हाथ डाला? क्या पंजाब में मरियम साहबा ने हाथ डाला? क्या KPK में सुहेल अफरीदी ने हाथ डाला? उससे पहले थे गंडापुर जितने भी लोग थे। क्या बलोचिस्तान में भुक्ती साहब ने हाथ डाला? फिर हमें ये मान लेना चाहिए, ये कहने की बजाय कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि सियासतदान उसके आगे बेबस है। असल में बिलावल साहब ने ये बात की कि सियासतदान उनके आगे बेबस जी है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर सियासतदानों को सोचना चाहिए, जहाँ पे आपने सैकड़ों तरमीम कर रहे हैं, उन तरमीम के अंदर एक तरमीम ऐसे भी कर लें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बात है इसका जुम्मेदार सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को करार देना नहीं, इसकी जुम्मेदार ये भी नेक्सस है नहीं, बिल्कुल ये सियासतदान मिल के होते हैं। आप गौर करें हर दौर में
कई अहम मुद्दों पर वो ब्यूरोक्रेट्स आके अपना लगते हैं। SHO MPA खुद लगवाता है सर। हाँ। ये बड़ी क्लियर बात है। SHO आप अपने AC खुद लगवाते हैं कि मुझे ये वाला सूट करता है, ऐसा ही होता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता रहा है। और ये इनको फैसला करना होगा कि इन सारी सूरत हाल में ज़िम्मेदार कौन था कौन नहीं है। ये आप जेहन में रख लें। मैं आपको बता दूँ, आज प्रोग्राम में मैं ये बात करके जा रहा हूँ, और जब हम दोबारा प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो मैं टाइम दे रहा हूँ, ये जो 2 माह है ना, सब 2 महीने, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा। इसमें वो एक पंजाबी का फिक्र है ना, सब फरे जान गए, ऐसा होने वाला है। अब इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लाने के लिए ना, इस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट नहीं जो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं। हमको 350 से ज़ायद, बल्कि 3.5 लाख मुआहदे देख चुके हैं, लेकिन कोई एक मुआहदा हमें अमली जमा बनाते हुए नज़र नहीं आता। तो इस मुल्क के अंदर अगर जेन्युइन मुआशी सूरत हाल बेहतर करनी है, अगर इस मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल के साथ साथ इंसाफ और बाकी मामलात को बेहतर करना है, तो फिर एक एहतसाब का करा जो है ना, वो मैंने आखिरी कमेंट इस पे लेना है। सूबे पीपल्स पार्टी मान रहे हैं जी, सूबे पीपल्स पार्टी नहीं मान रही भाई जी, रोजाना कह रहे हैं। सब मान जान गए। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ सब फरे जान गए, तो मेरा अगला लफ्ज़ है सब मान भी जाएंगे। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बंद करने की कुछ बातें हो रही हैं, और जो कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान में दफातर क्यों नहीं बनाना चाह रही हैं? ये क्या मामला है? आज आप देख लें कि सोशल मीडिया पे कुछ आदिल राजा साहब ने कहा था, बरतानिया ने चेक करें कैसा किया, उन्होंने पिन किया अपनी माफी। जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, उनकी जानिब से आज ये कहा गया कि हम जो है वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, और ब्राज़ील जैसी पाबंदी और भारी जुर्माने भी कर सकते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, दूसरा यूट्यूब है, या इंस्टाग्राम जो फेसबुक के साथ ही है, तो ये जो है वो यहाँ पे दफातर इन्होंने नहीं बनाए, लेकिन भारत में इनके दफातर मौजूद हैं। और जब मैं पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी, तो एक्स पे 8000 के करीब अकाउंट्स उन्होंने बंद कराए थे, यूट्यूब चैनल्स बंद ब्लॉक करा दिए आज तक ब्लॉक है नहीं हमारे मौजूद है ऑफिस। लेकिन पाकिस्तान को उस तरह रिस्पांस नहीं करते ये तमाम जो प्लेटफॉर्म है। तो अब ये कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे बनाएं। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं बनाते। अब मसाइल हमारे यहाँ फिर वही आ जाते हैं ना कि जो जुडिशरी है, फॉर एग्जांपल, अब जुडिशरी फॉरेन इन्वेस्टर आना है, उसने देखना है कि अगर मेरे साथ कोई वहां पे लीगली कोई इशू हो जाता है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अगर उसको ये पता चले कि वहां की जुडिशरी आज़ाद नहीं है, तो फिर वो जब वो सेकंड थॉट उनकी आती है, सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ये प्लेटफॉर्म्स भी अब अगर पाकिस्तान की पॉलिसीज इस तरह होंगी, या फिर जुडिशरी का जो मामला है, अदलिया की आज़ादी के मामला जो है वो इस तरह होंगे, जब 26वीं 27वीं तरमीम भी आई और उसके बाद एक तासुर ऐसे बन गया है कि जैसे जब वो अदलिया उस तरह अब आज़ाद नहीं रही, अब एग्जेक्टिव का जो कंट्रोल है वो बढ़ गया है। तो ये बड़ी वजूहात हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहें या फॉरेन जो कंपनीज है, ये सोशल मीडिया कंपनीज, वो आने से घबराती हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि ये कंपनीज यहाँ पे आए, और इन कंपनीज के यहाँ पे आने से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाकी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। जो एंटरटेनमेंट मुख्तलिफ चैनल्स बनाते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। फ़वाइद भी हैं कुछ जो है वो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन के नीचे वो आ जाएंगे, अगर वो आ जाते हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो राज़ी नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है, अभी तक जो है वो राज़ी नहीं हो रहे कि पाकिस्तान में अपने दफातर। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज सुहेल आफरीदी साहब को एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करने दी गई है। 10वीं मरतबा वो गए थे बानी PTI से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको दागल नाके पर ही रोक लिया गया था। और फिर उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने एक तो इस हवाले से कह दिया कि ये अंदरूनी मामला है, जो फैज़ हमीद का फ़ैसला आया ये इदारे का अंदरूनी मामला है। दूसरा उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शफ़ी जान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तो मुलाकात आपकी नहीं होने दी गई है, ये वैसे सबको ही पता था, आप लोगों को भी यकीनन पता होगा कि मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि जी कि अभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, जब हमारी बारी आएगी तो हम भी जो है हिसाब बराबर करेंगे।
सर अभी वो हिसाब बराबर कर रहे हैं, अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपने टाइम पे हिसाब बराबर करेंगे तो ये हिसाब बराबर होता रहेगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आज वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब जो है 10वीं बार अडियाला जेल आए। इनके पास अदालती अहकामात भी हैं, लेकिन बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो ना किसी अदालत को मान रहा है, ना अदालती हुक्म को मान रहा है, ना कानून और आइन को मान रहा है। आज 10वीं दफ़ा सीएम सोहेल अफरीदी साहब को अपने कायद इमरान खान साहब से मिलने तो नहीं दिया गया, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस तनाजुर में नहीं की गई। आपने देखा होगा कि उससे पहले मंगल की रात को जो वहाँ पे अलीमा खानम के साथ जो हुआ, जो नौरीन बीबी, उज़मा बीबी और हमारी खवातीन और दीगर कारकुनान के साथ जो हुआ, शाहिद खटक साहब के साथ जो हुआ, मीना खान अफरीदी साहब के साथ जो हुआ, वो सब आपके सामने है। ये बात उस तनाजुर में की गई क्योंकि हमारी जो वहाँ पे अलीमा आपाती या बुशरा बीबी है तो वो नॉन पॉलिटिकल है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई से मुलाकात के लिए आती हैं, और पहले जो गैर कानूनी काम था वो तो गवर्नमेंट ने किया। मंगल के दिन अदालती अहकामात है इमरान खान साहब के कि जी वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने पहले गैर कानूनी काम ये किया कि उनको मिलने नहीं दिया। तो उसके तनाजुर में जब वहां पे एक धरना शुरू हुआ और फिर जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। शफी जान साहब, इस बात को तो मैं साइड पे रख देता हूँ ज़रा। आप ही के सूबे KPK से शेर अफजल मरवत साहब है, एक तो ये वाजे कर दें कि वो हैं किसके साथ। दूसरा, आज उन्होंने हमारे ही टीवी चैनल पे, हमारे टीवी चैनल के प्रोग्राम में अरशाद आरफ साहब के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ जो है उसको इसी सिस्टम के अंदर रह कर अपने आप को बचाना होगा, और बानी की रिहाई के दूर दूर तक बचने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। वो किसके साथ हैं? देखिए, जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है तो वो इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा कि इमरान खान के अहकामात के बाद उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है। इस वक्त अगर आप उसको टीवी चैनल्स पे भी देख रहे हैं तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा होता, बल्कि एक सीनियर कानूनदान या सीनियर सियासतदान लिखा होता है। जहाँ तक बानी की जो रिहाई की बात है तो बानी की रिहाई इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब अल्लामा नासिर साहब और महमूद खान अचकजई साहब को जो जिम्मेदारियां दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से, तो वही इस तहरीक को, इस मजम्मती तहरीक को, धरने को या जो भी वो मुज़ाकरात हो, वही उसको लीड करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। जहां तक इस सिस्टम की, इस निज़ाम की बात है तो इस निज़ाम में तो पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कोई पॉलिटिकल स्पेस हमें नजर नहीं आ रही। 9 अप्रैल से लेके जब से रिजीम चेंज हुआ है उस मुल्क में, उसके बाद एक सीक्वेंस आप देख लें, 9 मई देख लें, 26 नवंबर देख लें, इलेक्शन पे जो हमारा मैंडेट था उस पे डाका देख लें, हमारी सीटें छीनी गई, लोगों को डिसीट किया गया, लोगों को FIR में चार्ज किया जाता है। 64,000 FIRs हमारे खिलाफ हुए हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हमारे जेलों में गए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में गए हैं। तो एक सीक्वेंस है जो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी निज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव भी करेगी और इंशाल्लाह इसी निज़ाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ठीक करेगी। शफी जान साहब ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं इनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, मुमकिनात की बात कर रहे हैं, और उसके पीछे वो 9 मई, उसके पीछे वो फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं, जो राब्ते हैं, जो बहुत सारे उस वक़्त जो PTI की जानिब से एहतजाज भी किया गया था, तो उनको लिंक करके वो ये बात कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो फैज़ हमीद साहब का आपने देखा होगा कि 15 महीने के ट्रायल के बाद उनको आज 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये एक इदारे के अपनी ही जर्नल थे, इदारे ने ही कार्रवाई की है, इदारे ने कोर्ट मार्शल किया है, तहकीकात की है और उन्हीं ने सज़ा दी है। ये इदारे का होली सोली जो है वो इदारे की जिम्मेदारी थी, इदारे ने इस चीज़ को टेकअप किया और उसी ने इसको आज उसके सज़ा भी अनाउंस कर दी। और जहाँ तक इमरान खान साहब की केसेस की बात है या 9 मई की केस की बात है, तो देखिए हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं कि 9 मई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, हमारी तो डे 1 से यही स्टैंडिंग है। जिसने 9 मई किया, बिल्कुल आपके पास CCTV फुटेज होगी, वो लेके आए, जो भी उसमें मुलविस है उसको पकड़ें, उसको सज़ा दें। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब की ट्रायल की बात है, तो देखिए सिविलियन लोगों का मिलिट्री
मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना एक अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। और ऐसे कोई मतलब हमने गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम ही नहीं किया जिसकी वजह से हमारे ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो। ये जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो जाली हैं, वो सियासी हैं, वो बेबुनियाद हैं। जो 9 मई की जी इनके पास एक एविडेंस है, मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, वो इतनी वीक एविडेंस है कि उसमें 2 पुलिस वालों की गवाही है और 2 पुलिस वालों का ये फैसले में लिखा गया है कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे था और एक पुलिस वाले ने अपने मुंह पे तौलिया डाला हुआ। तो इस किस्म की एविडेंस में 9 मई का केस जो है इस वक्त खड़ा है। और जबकि 2 पुलिस जिसको उन्होंने बाय नेम बताया गया है कि जी वहां पे मौजूद थे, वो रिकॉर्ड के मुताबिक छुट्टी पे थे। तो इतने वीक स्टैंडिंग के साथ ये केसेस कैसे सर्वाइव करेंगे? इन केसेस का कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और हम मिलिट्री कोर्ट्स में जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा ठीक है शफी जान साहब, आपसे ही क्योंकि हम जानना चाहेंगे, केपी मामला है लेडी रेडिंग अस्पताल का, वो जो एक एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, उस पर आपका और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है जी? कि वज़ीर आला साहब जाते हैं वहाँ पर इयादत के लिए और एक डॉक्टर साहब हैं वो अपनी सीट से खड़े नहीं होते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं वज़ीर आला साहब से, मुकम्मल प्रोटोकॉल नहीं देते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना जवाब जमा करवाना है। तो ये पूरी स्टोरी क्या है? दूसरा एंगल इसका क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। ये क्यों उनको एक्सप्लेनेशन उनसे कॉल की गई है? देखिए नहीं, ऐसी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ना ही ये बात ऑन कार्ड्स है कि जी उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। वो एक इदारे की कार्रवाई है, वो इसका आंसर करेंगे। लेकिन ये लाइन सुन लीजिए शफी जान साहब प्लीज। नहीं शफी जान साहब प्लीज, you failed to handle situation professionally and remained seated throughout the interaction, ये लाइन है सर उसमें। सॉरी आपकी आवाज कट रही है सर, लाइन सुन लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लाइन है कि जब वज़ीर आला आए तो जो मुतलका वो थे हुकाम वो बैठे रहे, तो इस पे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है कि ये एक्सप्लेनेशन दें कि आप वज़ीर आला आए बैठे क्यों रहे आप? देखिए नहीं, वो तो वज़ीर आला साहब का ट्वीट भी आ चुका है जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ये जो 20 दिन का पहले का मामला है, और उन्होंने डायरेक्टर से बात भी की है कि मरीज़ों को और वहाँ पे जो स्टाफ था उनको कोई इशू नहीं था, तो इस पे वजाहत करने का कोई 20 दिन के बाद मामला उठाने और गलत वजाहत तलब करने पर उनको सीधे उनको मतलब आप समझते हैं कि ये वजाहत तलब करने की ज़रूरत नहीं थी? नहीं, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया वज़ीर आला साहब ने, ये मामला इतना है नहीं ना, इस पर बात करनी चाहिए। वज़ीर आला साहब की ट्वीट सामने पड़ी है। वज़ीर आला साहब जो है वो आपको पता होगा वो इन चीज़ों को वो मैटर ही नहीं करते, वो तो खुद बाजारों में जाके बैठते हैं, वो तो खुद लोगों से बाजार में जाके चाय पीते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा शफी जान साहब, नहीं ये हुआ ही नहीं है, ये आप ट्वीट के बाद तो इस पे कोई दो राय रही नहीं है। वज़ीर आला साहब अवामी बंदे हैं, वो तो अवाम में जाके खुश होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो आपका इतवार को फिर जलसा है, और दूसरा पिछली मंगल को जो हुआ, क्या इस मंगल को भी आप लोग, आपका मतलब है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जाएगी दोबारा वहाँ पर या नहीं? देखिए राना साहब, इतवार को जो जलसा है वो मेरे हलके में है, कोहाट में। हाँ जी, मुझे पता है। इंशाअल्लाह वहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक तहरीक इंसाफ का जमा गफ़ीर होगा, उसमें तमाम जो कोहाट की आम आवाम होगी उनकी शिरकत होगी, और ये एक बेहतरीन पावर शो होगा, क्योंकि कोहाट जो है वो तहरीक इंसाफ का किला है, गढ़ है, और सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड करेंगे, वो वहाँ से खिताब भी करेंगे और आगे का लाए अमल भी देंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक जलसा है कोहाट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जहाँ तक मंगल की बात आपने की है राना साहब, मंगल का दिन जो होता है वो इमरान खान साहब की फैमिली से मिलने का दिन होता है, वो क्लास से मिलने का दिन होता है, और ये अदालती अहकामात के मुताबिक है। अदालत का एक हुक्मनामा है जिसमें ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि मंगल के दिन उनकी फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे, और थर्सडे को जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे मुलाकात करेगी। बिल्कुल हम मंगल को दोबारा जाएंगे, उनसे फैमिली का मिलने का दिन है, जो हमारा कानूनी हक है, जो हमारा आईनी हक है, इमरान खान साहब का कानूनी और आईनी हक है। बिल्कुल ठीक है शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
मलका बेग जी, फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा सुनाई गई है ये कितना गैर मामूली मामला है और फ्यूचर को किस तरह से ये प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? अगर इदारा अंदरूनी तौर पर इस तरह से कार्रवाई कर रहा है तो जो सियासी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व थी, उसके हवाले से क्या कुछ हो सकता है? ये कितनी क्लियर जो है एक पिक्चर हमारे सामने आ गई है। बात करेंगे, हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद है। अब्दुल्ला गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बड़ा गैर मामूली ये फैसला है, ठीक है, उम्मीद भी की जा रही थी, सबको पता भी था कि शायद इस तरह का कोई फैसला आएगा, लेकिन फैसले के बाद आप क्या देखते हैं कि सूरत हाल क्या है? अगर मगर खत्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर्समेट भी हैं एक लिहाज से मौजूदा फील्ड मार्शल साहब के, क्योंकि वो OTS के हैं, फील्ड मार्शल साहब ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के, जबकि फैज़ हमीद साहब 76वें PMA के, यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो अभी ज्वाइंट चीफ के तौर पर रिटायर हुए, ये उनके कोर्समेट, तो ये इक्विवेलेंट एक जैसे वक्त में थे। अब मसला यहाँ यह है कि जो पहले दिन से नज़र आ रहा है कि फील्ड मार्शल साहब ने एक अपनी लाइन ली हुई है और मेरे ख्याल में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी ईरान के साथ भी थी, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ भी देखी और मुल्क के अंदर भी हमने देखा। जब 9 मई के वाक़यात हुए तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और मुतअद्दद ब्रिगेडियर ऑफिसर्स को जो है वो घर भेजा गया। और माजी के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि चाहे वो जनरल बाजवा का दौर था या चाहे वो जनरल राहील शरीफ का या जनरल अशफाक परवेज कियानी का, तमाम के अंदर जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल शामिल थे, उनको सख्त तरीन सजाओं का सामना करना पड़ा और उनसे तमाम उनके रैंक, उनके जो पेंशन, मुराद और मेडल्स तक वापस ले लिए गए। माजी में अगर मजीद चले जाएं तो एडमिरल मंसूर उल हक जो नेवी के सरबराह थे, उनको हथकड़ियां लगवा के रेड वारंट इशू करवा के अमेरिका से लाया गया था। यह है पाकिस्तान आर्मी का मेरिट और अकाउंटेबिलिटी का म्यार, जिसके अंदर एक सिपाही का बेटा जो है वो आर्मी चीफ बन सकता है और एक जो इतना सीनियर ऑफिसर हो उसको जो है वो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। ये जो मामला चल रहा था, मैं पहले दिन से ये देख रहा था कि ये मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि जब 12 अगस्त 2024 को उनको जो है चार्जशीट किया गया, यानी कि उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई, अब उन्होंने सिर्फ दिफा करना था कि ये सबूत और शवाहिद जो उनको सामने रखे गए क्या ये दुरुस्त थे या नहीं, जिसको वो जाहिर है ऐसा करने में कासिर रहे। और फिर मेरा ख्याल है कि वादा माफ गवाह बनने के लिए जो खास तौर पे तहरीक इंसाफ का मामला है और 9 मई के जो वाकयात जिससे जुड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस पे मुतअद्दद DGISPR जो है वो अपना इजहार कर चुके हैं और उन्होंने बता दिया है कि 9 मई के ऊपर किसी सूरत कभी भी माफी नहीं मिलेगी। अब जब फौज के अंदर ये सिलसिला चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने जीरो टॉलरेंस का अमली सबूत दिखा दिया है, तो मेरे ख्याल में बाहर वालों को भी समझ जाना चाहिए कि मामलात अब यहाँ ठहरने नहीं लगे और ख़ास तौर पे जब कमांडर डिफेंस फोर्सेस वो बन चुके हैं और 5 साल की मुद्दत मुलाजमत में उनकी तौसी भी हो चुकी है और हुकूमत वक्त जो है और इस टाइम पे अफवाज वो एक ही पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं और रियासत ये कभी भी नहीं चाहेगी कि 9 मई जैसे वाकयात जो कि एक सकूत ढाका दोयम करने की कोशिश की गई, उसको कभी भी अगर वो बख्श देंगे तो कल को ये रोजाना वाकयात ऐसे जन्म लेंगे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये एक फैसला है पूरी दुनिया के सामने आया और उनको बाकायदा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, जिसको जैक ब्रांच कहा जाता है, उसने वकील भी फराहम किया और उनको पूरा मौका दिया गया। नॉर्मली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है वो 3 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल कर लिया जाता है, लेकिन क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो केस है वो एक इंतहाई पेचीदा नौयत का था और दूसरी बात यह है कि वो एक मुल्क के ऐसे जगह पे वो सरबराह रहे जिससे वो पाकिस्तान के तमाम कौमी राजों के अमीन भी हैं। इसलिए अब देखना यह है कि क्या उनको नॉर्मल जगह के ऊपर जेल पे रखा जाएगा या किसी ऐसी तन्हाई की जगह के ऊपर रखा जाएगा जिसको सब जेल करार दिया जाए। ये बहरहाल कबल वक्त होगा कहना, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक इंतहाई सेंसिटिव पोजीशन पे रहे तो मेरा ख्याल है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत की जरूर तरजीह होगी। दूसरी जानिब जो है अगर अफवाज पाकिस्तान को देखा जाए तो अफवाज पाकिस्तान ऐसे मुतअद्दिद माजी के अंदर जो है वो केसेस करती रही। अब्दुल्ला गुल साहब बिल्कुल करती रही। हमने पहले भी ये जिक्र किया है कि फ़ौज ने अपना हक अदा किया, फ़ौज ने खुद एहतसाबी का अमल हर चीज़ हमेशा की। क्या ये सिर्फ फ़ौज का काम है? क्या इस मुल्क के अंदर पे की कदर फ़ौज ने गिराई है?
क्या इस मुल्क के अंदर डॉलर का महंगा होना फौज ने किया है? ये तो सियासतदानों ने किया है। कदर रुपए की सियासतदानों की वजह से कम हुई है, अवाम की वजह से नहीं हुई। ये मुल्क की मुआशी बदहाली सियासतदानों की वजह से हुई है। उन पर एहतसाब कब होगा? उन पर कौन हाथ डालेगा? उनको कौन शिकंजे में लाएगा? राना साहब, आपने तो दिल की बात कही है। देखें, पाकिस्तान का सारा मसला जो है तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि इस गंदे निजाम के गिर्द घूमता है जो लोगों को 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो करवा देता है और वो चुप करके इसको ढकार जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और ये बातें जो हैं वो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर हो रही हैं। दूसरी जानिब जो है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तो गरीब मुल्क नहीं है। अगर इतने पैसे जो है उनकी करप्शन हो रही है और अदलिया का नंबर अगर 138 नंबर के ऊपर इंटरनेशनल इंडेक्स में आ रहा है तो ये यकीनन मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोस का मुकाम है। तीसरी जानिब जो है, इनका एहतसाब अगर नहीं होगा तो यकीन माने कि फिर कौम का जो इस अदलिया का जो निज़ाम है उस पे से तकरीबन एतबार तो उठ ही चुका है, मजीद भी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ जरूर एक बात कहूंगा, अफवाज पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों को माजी में सजाएं दी गई उनको कहीं भी माफी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर तो माफी प्यार पर ही होती है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो माफी भी नामा लिख के रखा होता है, सजा नामा भी लिख के रखा होता है, मुफाहमत नामा भी लिख के रखा होता है और माफी नामा भी लिख के रखा होता है। कब मेरा मुल्क जो है वो खुशहाल होगा? कब हम ये कह सकेंगे कि जनाब मेरा रुपया श्रीलंका से अच्छा है, मेरा रुपया बांग्लादेश से ताकतवर है, इंडिया से ताकतवर है, अफगानिस्तान से ताकतवर? ये कब कहेंगे हम? राना साहब, हकीकत यह है कि मैं जब पहली दफा गया थाईलैंड तो उस टाइम पे जो है पाकिस्तानी 1 रुपया उनके 2-2.5 रुपए बनते थे और आज मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक हालत है। लेकिन इन सब के बावजूद सियासतदान एक तरफ तो आपने कहा वो माफीनामा लिखवा लेते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर वो हीरो बनकर आते हैं। 2 साल कैद तो जरूर काट लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो बिल्कुल हाजी हो गए हैं, उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया था, उनका कोई कौन से ब्यूरोक्रेट को जो है वो सजा मिली, ज्यादा OSD बना दिया गया या नौकरी से बर्खास्त किया गया। लेकिन क्या कैद बामुशक्कत उनको दी गई? ऐसा मुझे तो याद कम से कम नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप सियासतदानों को देखें, एक हुकूमत में वो सजा पाते हैं तो दूसरी हुकूमत जो है उसमें बतौर वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर वज़रा और वज़राए आज़म बनकर जो है वो सामने उभरते हैं। ये क्या एक पाकिस्तान के साथ मजाक और खिलवाड़ चल रहा है? खुदा की कसम, पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर के मुकाबले में बड़ा मजबूत हो सकता है, पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं। लेकिन जब एहतसाब का अमल जो है वो अगर एक इदारे के अंदर होगा जिसकी वजह से वो इदारा मुमताज बनता है तो फिर क्या वजह है कि बाकी इदारों के अंदर या बाकी हुकूमत के सतह के ऊपर आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलती। फील्ड मार्शल साहब से यही गुजारिश है कि अब उन्होंने ये काम शुरू कर लिया है, इसका बेड़ा उठाया है, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से पहले अगर वो ये अमल करवा दें तो मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सदा जो है वो दुआएं देती रहेगी और वो बतौर एक कौमी हीरो तो हैं लेकिन वो मुस्तकिल एक ऐसे हीरो के तौर के ऊपर उभर के आएंगे जो लोगों के दिलों के अंदर और दिमागों के अंदर बसता है। तो ये तो काम उनको करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को जो अंदरूनी खतरात हैं वो मेरे ख्याल में बैरूनी खतरात को तो हमने देख लिया। देखें, इस फौज के ऊपर इल्जाम लगा कि इसने पैसा खाया, ये किया, वो किया, इसके ऊपर हम इतना टैक्स मनी दे रहे हैं। मुझे एक इजाजत, अगर अपना ये जुमला मुकम्मल कर लूं तो इसके ऊपर जी इतना हमें टैक्स पेयर मनी इसको दिया, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने आपका जो है सर झुकने नहीं दिया, फखर से बुलंद कर दिया। जी आप फरमाइए। जी साकिब साहब, आखिरी जो लाइन है जो आज की DDISPR की प्रेस रिलीज़ की, वो ये इशारा दे रही है कि जो सियासी मामलात में या इंतशार में मुलविस होने के मामलात हैं इनको अभी देखा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है मुमकिन तौर पर आपकी नज़र में कि क्या एक और ट्रायल फैज़ हमीद साहब का हो सकता है और उस ट्रायल में कुछ और सियासी शख्सियात भी उस ट्रायल के अंडर आ सकती हैं जिसकी तरफ हुकूमती वज़रा जो है वो अब इशारा शुरू कर दिया, इशारे उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि इमरान खान साहब का नाम आ सकता है? देखिए, आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है बड़ा वादे कहता है कि अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो साइफर के हवाले से हो या कुछ और हो, तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल हो सकता है आईने पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक। दूसरी जानिब जो है वो बिल्कुल ये सोचा तो जो जाएगा, ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। ये मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, अभी कोई बचने वाला नहीं है। बेहतर यह है कि पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, लेकिन आई थिंक देयर इज
द मिसट्रस्ट, और मिसट्रस्ट इस हद तक जा चुका है कि अगर जो पीटीआई है उसकी क़यादत अपनी सियासत के अंदर यू टर्न लेती है तो फिर उनकी शायद सियासत जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।